नमस्कार, उत्तराखंड उदय न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं आम आदमी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजे नेगी जी। एक बार हम इनसे इनका परिचय जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ माह से जहाँ पे भी हम घूम रहे हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ पे इनकी छवि बहुत अच्छी सुनने को मिली है। एक बार छोटा सा परिचय राजे नेगी से। नमस्कार। सर्वप्रथम तो उत्तराखंड उदय के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार, और विशेष तौर पर वीरेंद्र बिष्ट जी को कि आज आपसे मुखातिब होने का अवसर मिला। मेरा पूरा नाम है राजेश सिंह नेगी और मैं ग्राम सभा हरिपुर कला, जो कि रायवाले से आगे पड़ता है, तो वहाँ का निवासी हूँ। मेरा जन्म स्थान भी हरिपुर कला का है। वैसे हम लोग जो है यमकेश्वर ब्लॉक के निवासी है। यमकेश्वर ब्लॉक के पाट तिमली गाँव हमारा मूल निवास है। मेरे पिताजी रिटायर्ड अध्यापक रहे हैं। 2 बड़े भाई हैं, दोनों आर्मी से रिलेटेड हैं। सबसे बड़े भाई मनमोहन सिंह नेगी जी, वो आर्मी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और रायवाला जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पर आजकल खेल शिक्षक के रूप में हैं। उनके बाद दूसरे नंबर के जो मेरे भाई हैं अरविंद सिंह नेगी जी, वो आर्मी में ही हैं, लैंसडाउन में हवलदार हैं। और तीसरा मेरा एक छोटा सा अपना ऋषिकेश में देहरादून रोड पर श्री साईं आई केयर सेंटर के नाम से आई सेंटर है, जिसको मैं पिछले 4-5 सालों से चला रहा था। उसके अलावा ये ऋषिकेश में मेरा एक अपना छोटा सा विद्यालय भी है, जिसका नाम है निःशुल्क उड़ान शिक्षण संस्थान, उड़ान उसके नाम से जाना जाता है। वो गरीब पृष्ठभूमि के जो नौनिहाल हैं, जो परिवार के बच्चे हैं, उनके लिए निःशुल्क एक विद्यालय हमने शुरू किया था, जो उत्तराखंड का पहला गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी पढ़ाने वाला प्ले स्कूल भी है। वहाँ पर हमारी लोक भाषा पढ़ाई जाती है। उसके साथ साथ जो लोक भाषा के साथ साथ हमारी जो प्रार्थना है वो भी सुबह गढ़वाली में होती है। और हम लोगों ने उत्तराखंड की जो अल्फ़ाबेट है गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी की, वो लोग वहाँ पर लॉन्च की थी स्कूल में। आज वो 16 सितंबर का दिन था जब उसको हमने लॉन्च किया था कुछ वर्ष पहले। और एक विशेष अतिरिक्त विषय के रूप में हम लोग जो है अपनी लैंग्वेज को वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, अन्य विषयों के साथ साथ। नेगी जी, आपने मेरे को बताया कि आपका जो स्कूल है वो निःशुल्क है। उस निःशुल्क स्कूल की व्यवस्था किस तरीके से करते हैं आप, जब वो कहता हूँ कोई फीस ही आपको नहीं मिलती तो? देखिए, जब सन 2015 में हमने विद्यालय शुरू किया था तो हमने एक थीम बनाई थी। तो वो थीम थी कि आपका 1 रुपया रोजाना या अखबारों की रद्दी से शिक्षा भरेगा उड़ान। यानी कि कोई भी व्यक्ति 1 रुपये या मासिक 30 रुपये या सालाना 365 रुपये देकर जो है एक बच्चे की पढ़ाई में अपना योगदान दे सकता है, या वो सालाना 365 रुपये देकर भी बच्चे की पढ़ाई में योगदान दे सकता है। कोई आर्थिक रूप से अगर हमारी मदद नहीं करना चाहता तो मैं समझता हूँ कि लगभग सबके घरों में अखबार आते हैं, और महीने के आखिरी में जो अखबार है वो रद्दी के रूप में रह जाता है घर में। तो उस अखबार की रद्दी को हमने कहा कि अब हमें दे दीजिए। तो उससे हम लिफाफे बनाकर बेच के मार्केट में जो पैसा आता है उससे बच्चों की पढ़ाई में खर्च करते हैं। और वैसे ऋषिकेश में देखिए बहुत सारे सामाजिक लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं जो हमें लगातार कई वर्षों से सपोर्ट करते हुए आ रही, जिससे हमारा विद्यालय चल पाता है। आपने बताया कि आपका अपना एक क्लिनिक है, जो आपने तो किस तरीके से विचार बना कि एकदम से क्लिनिक छोड़ के आप कहते हैं राजनीतिक में अपना कदम रखें? देखिए, पिछले साल सितंबर-अक्टूबर की बात है, चुनावी दौर लगभग शुरू हो चुका था। आम आदमी पार्टी जो ऋषिकेश के कुछ जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि उन्होंने कहा कि ऋषिकेश में हम लोग एक पर्वतीय मूल का चेहरा ढूंढ रहे हैं, जिसको कि शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक भाषा, योगा, इन सब चीज़ों का नॉलेज हो, जो इनके बारे में जो जानकारी रखता हो अच्छे से। तो उसको लेकर ही उन लोगों का लगातार सर्वे चल रहा था, और सर्वे में कहीं ना कहीं उनका नाम, उनके सामने मेरा नाम आया होगा। उन्होंने मुझसे संपर्क किया। फिर लगातार 2-3 बार मैंने, पहले तो बहुत 2-3 बार मैंने उनको मना ही किया, क्योंकि मेरा राजनीति में आने का मन नहीं था उस वक्त। फिर ये लगा कि चलिए, क्योंकि जो व्यवस्था पिछले 20 वर्षों से अगर हम देखें अभी ऋषिकेश विधानसभा की विशेष तौर पर, तो यहाँ पर जितनी भी मूलभूत सुविधाएँ हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर हम बात करें, स्वास्थ्य को लेकर करें, रोजगार को लेकर करें, वो जस की तस बनी हुई है। यहाँ पर कोई भी विकास ऐसा नहीं हो पाया। जो कुछ भी थोड़ा बहुत विकास हुआ है अभी, वो केंद्र की योजनाओं के द्वारा ही हुआ। राज्य सरकार के स्तर से ऋषिकेश में कोई भी विकास देखने को नहीं मिला। तो ये सारी चुनौतियाँ क्योंकि मुझे बार बार दिखती थी, क्योंकि मैं समाज सेवा के क्षेत्र में शुरू से ही रहा हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय गढ़वाल महासभा को चलाता हूँ यहाँ पर, जिसका कि एक मुख्य कार्य रहता है यहाँ की बोली, भाषा, संस्कृति जो हमारी है उसको किस प्रकार से संरक्षण किया जाए, उसका संवर्धन किया जाए। क्योंकि हमने ऋषिकेश में
जो हमारे पहले पिक्चर हॉल है वहाँ पर हमारी आंचलिक फिल्में नहीं लगती थी, फिल्में लगती थी लोग देखने नहीं आते थे। तो उसके लिए लोगों को किस प्रकार से मोटिवेट किया जाए, बहुत अधिक संख्या में मैंने ऋषिकेश क्षेत्र के अंदर जो है, जो हमारी गढ़वाली कुमाऊनी जो सारे एल्बम्स हैं उनको लॉन्च किया है। यहाँ पर मैंने गढ़वाली कवि सम्मेलनों की शुरुआत करी। तो मेन मकसद हमारा ये था कि अपनी बोली भाषा को किस प्रकार से हम प्रचार प्रसार कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी आंचलिक बोलियाँ हैं वो भी पलायन कर चुकी हैं हमारे ऊपर पहाड़ से मैदान में आने के साथ साथ। तो उनके संरक्षण संवर्धन के लिए हमने प्रयास किया। उसके अलावा मैं योगा एसोसिएशन बॉडी का चेयरमैन हूँ पिछले 4 वर्षों से। उत्तराखंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसका संरक्षक हूँ। कराटे एसोसिएशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसमें भी मैं संरक्षक हूँ। उसके अलावा जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं, जो लोग बाहर यहाँ से चले गए हैं, उनका एक संगठन है बहुत बड़ा, राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा। उसमें मेरे पास पहले प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी। इसी साल में उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त हो गया हूँ। तो उसमें भी हमारा ये प्रयास रहता है कि जो हमारे प्रवासी बाहर हैं उनके द्वारा किस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर उनसे मदद ली जा सके। यहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर किस तरह से लगा कर हम लोगों को जो है मूलभूत सुविधाएं, चाहे शिक्षा से जुड़ी है, स्वास्थ्य से जुड़ी है, कृषि से जुड़ी है, स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी है, प्रोवाइड कर सकें। इन चीज़ों में हम लोग काम कर ही रहे थे। तो ये सारी काम हम लोग कर ही रहे थे। लेकिन होता क्या है कि देखिए, किसी भी काम को करने के लिए आपको पावर की भी बहुत आवश्यकता होती है और धन बल की भी आवश्यकता पड़ती है। तो जब ये राजनीतिक दल जो आम आदमी पार्टी के जो लोग मेरे संपर्क में थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप काम तो करते ही हैं समाज सेवा में, और जो आपका मॉडल है शिक्षा और स्वास्थ्य का, क्योंकि मैंने निःशुल्क आई कैंप लगाए हैं, ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए हैं, स्वास्थ्य कैंप भी मैं लगवाता था पहले काफ़ी। तो वही आम आदमी पार्टी का भी मॉडल है। दिल्ली में शिक्षा की बात करें चाहे स्वास्थ्य की बात करें, तो वही मॉडल उनका था, वही मॉडल मेरा था। तो फिर मुझे लगा कि क्यों नहीं ये जो मॉडल दिल्ली वाला है, जिसमें कि आज जो सरकारी विद्यालय हैं, दिल्ली के सरकारी विद्यालयों को आप ऋषिकेश के जो प्राइवेट के टॉप स्कूल है उनसे तुलना कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर हर मोहल्ले एक मोहल्ला क्लिनिक है। यहाँ स्थिति यह है कि एकमात्र हमारे पास आज की चिकित्सालय जो कि रेफर सेंटर है, वहाँ पे मरीज जाता तो है लेकिन रेफर होने के लिए। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे पास ऋषिकेश में है एम्स, लेकिन वहाँ पर भी एक चुनौती बनी हुई है कि क्योंकि एम्स एक हाई केयर सेंटर है और हर छोटे मोटे इलाज के लिए वहाँ पर नहीं जाया जा सकता। तो दूसरा क्या है कि उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा केंद्र यहाँ पर है, पूरे उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि यूपी से भी जो लगे हमारे राज्य, हरियाणा से लगे राज्य, हिमाचल से, वो भी लोग यहाँ पे इलाज कराने पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती रहती है हमारे लोगों को बेड नहीं मिल पाता, और जो कि एक बड़ी चुनौती वहाँ पर हमारे लिए बनी हुई है लगातार आज भी। तो ये सारी समस्याएं थी जिनको देख के मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, और उसी परिवर्तन, उसी बदलाव और उस विकास के लिए ही मैंने आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग की, और पिछले 1 साल से लगातार मैं पार्टी के साथ जुड़ा। उसके लिए मैंने अप्रैल माह में अपना जो पैसा था जो चिकित्सा का उसको छोड़ दिया है। लगातार अप्रैल के बाद से मैं अब समाज सेवा और राजनीति में ही सक्रिय हो चुका हूँ, और मैंने अपना ठान लिया कि जो मेरा आगे पूरा जीवन है वो राजनीति को समर्पित है, क्योंकि राजनीति ही एक माध्यम है सच्ची समाज सेवा करने का। तो अब मैंने पूरा मन क्योंकि बना लिया था, तो इसलिए मैंने अपना जो जिस फील्ड में 20 साल से था चिकित्सा के, उसे त्याग दिया। नेगी जी, आपने बताया कि क्या तो आप शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करेंगे और आप स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करेंगे, मगर ये जो काम है आपने सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही चुना, जबकि बीजेपी भी थी, कांग्रेस भी थी, और उत्तराखंड की अपनी एक पार्टी यूकेडी, आपने यूकेडी को क्यों नहीं चुना, या बीजेपी या कांग्रेस को क्यों नहीं चुना? देखिए, यूकेडी के बारे में कहना चाहूँगा, यूकेडी हमारे राज्य आंदोलन की पार्टी रही है, और समस्या यूकेडी के साथ ये रही कि यूकेडी से जितने भी लोग अभी तक जीत के गए, हाल ही में यूकेडी के विधायक ने अभी भाजपा का दामन थाम लिया है, जो यूकेडी से कभी मंत्री भी रहे। उससे पूर्व में अगर बात करें, यूकेडी के जो अध्यक्ष हमारे रहे, उन्होंने भी, और नगर से भी हमारे माननीय विधायक ही थे, उन्होंने भी भाजपा का दामन थाम लिया था। तो यूकेडी में जो आज तक जीत के गए, कभी वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, कभी भाजपा में शामिल हो जाते हैं, तो वो यूकेडी के रह ही नहीं पाते। यूकेडी के साथ बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी बात भाजपा और कांग्रेस की, देखिए दोनों एक दूसरे के पूरक है। आज भाजपा की बात करें तो वो कांग्रेस युक्त भाजपा हो चुकी है। 10-12 पहले से ही थे, हाल ही फिलहाल में उन्होंने और भी कांग्रेसी विधायकों को शामिल कर लिया है। तो जो भाजपा और कांग्रेस तो एक जैसा ही, एक सिक्के के 2 पहलू बने हुए हैं, कभी मैं कभी तुम। दूसरा, जो उत्तराखंड की जो बेसिक बुनियादी ज़रूरतें हैं उन पर तो काम ही नहीं हुआ।
भाई शिक्षा की स्थिति देख लीजिए बदहाल रही है, स्वास्थ्य की स्थिति बदहाल रही है, पलायन को रोकने में सरकारें अभी तक की दोनों ही फेल रही हैं। उत्तराखंड के अंदर पहाड़ी क्षेत्र में अभी तक ये उद्योग स्थापित नहीं कर पाए। यहाँ तक कि सबसे बड़ी चुनौती रही है कि अभी तक अस्थायी राजधानी नहीं बना पाए। आज 6 महीने आप देहरादून रहेंगे, 6 महीने आप गैरसैंण रहेंगे, अब अस्थायी राजधानी 20 सालों में नहीं रह पाए। वो कानून की बात करें, चकबंदी की बात करें, तमाम ये चीज़ें रहीं। अभी देवस्थान बोर्ड का मामला अभी तक अटका हुआ है। अब ये सोचिए कि जो हमारे देवस्थान बोर्ड के जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, जो पंडित समाज है, उनको अपने खून से चिट्ठी लिखकर भेजनी पड़ रही है कि हमारी मांगे पूरा की। तो इस स्थिति में आज ये देवभूमि उत्तराखंड आ चुका है। तो ऐसे में हमारे को दिखाई दिया कि विकास का जो मॉडल है, क्योंकि किसी भी राज्य की बेहतरी के लिए देखिए शिक्षा पहला माध्यम होता है, उसके बाद स्वास्थ्य और फिर रोजगार। ये तीनों चीज़ें ही जो हैं, ये तीनों पार्टियों के एजेंडे में रहती तो हैं, लेकिन कभी भी वो जमीन स्तर पर उतर नहीं पाती। यही कारण रहा कि मैंने आम आदमी पार्टी का जो दामन थामा, इसके पीछे शिक्षा स्वास्थ्य एक बड़ा मॉडल रहा है, जिसके कारण मैंने इसको एक बेहतर विकल्प के रूप में मैं समझता हूँ। नेगी जी, आप पिछले काफ़ी लंबे समय से ऋषिकेश में आप रहते भी हैं और आप ऋषिकेश में घूम भी रहे हैं, तो आपने किस तरीके से ऋषिकेश को देखा कि किस तरीके से एक तरीके से जगह जगह पे ऋषिकेश में समस्या है ऋषिकेश के आम जनमानस को? देखिए, ऋषिकेश में जो सबसे बड़ी समस्या है, अगर ऋषिकेश शहर की बात मैं करूँ तो ऋषिकेश में एक बहुत बड़ा नासूर है, वो है कूड़े का ढेर, जो शहर के बीचों बीच में है। और जब भी हवा चलती है तो उसकी हवा जो है पूरे ऋषिकेश ही नहीं बल्कि आसपास का जो एरिया है, जो आपका मुनि की रेती और जो तपोवन तक चले जाइए, इधर रामझूला लक्ष्मण झूला चले जाइए, चाहे इधर ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, उसकी हवा जो है गंदी हवा पूरे एरिया में जाती है। और क्योंकि बरसात में तो खासतौर पर बीमारियाँ बढ़ने का समय, अभी बरसाती मौसम चल रहा था, तो एक बड़ा नासूर कूड़े का ढेर ऋषिकेश के अंदर है, जो एक ऋषिकेश के लिए मैं समझता हूँ अभिशाप है। ऋषिकेश की एक बहुत बड़ी समस्या और भी है, जिसमें 20 सालों से आज तक कोई काम नहीं हो पाया, वो है पार्किंग की समस्या। ऋषिकेश में पार्किंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या है स्टॉपेज की। यहाँ पर कोई स्टॉपेज ही नहीं। टेम्पो वालों के लिए बात करें, किसी गाड़ी के लिए बात करें, उनको खुद वो समझ नहीं पाते कि हमारे स्टॉपेज कहाँ पर हो, क्योंकि जैसे सीजन चेंज होते रहते हैं उनके स्टॉपेज भी चेंज हो जाते हैं। और उस स्टॉपेज में जो सबसे बड़ी पीड़ा जो मुझे दिखाई देती है, वो दिखाई देती है पहाड़ से आने वाले लोगों के लिए, खासतौर पर बीमार व्यक्तियों के लिए, जिनको कड़ी धूप में, कड़ी बारिश, तेज बारिश में और कड़क ठंड में सड़क के किनारे बैठकर अपने लिए गाड़ियों का इंतजार करना पड़ता पहाड़ जाने के लिए। वो बीमार व्यक्ति, पीड़ित व्यक्तियों को आप समझते हैं क्या हालत होती होगी, जिनके पास कोई स्टॉपेज नहीं होता, कोई छत नहीं होती, कोई अपने बच्चे को लेकर बैठा होता है, कोई बुजुर्ग माँ बाप को लेकर बैठा होता है, कोई अपना पेट का ऑपरेशन करा के बैठा होता है, सड़क में बैठा रहता है कि गाड़ी में उसको पहाड़ जाना है। क्योंकि गाड़ी वालों को जब तक गाड़ी भरती नहीं तब तक वो बाहर जाते नहीं। जो गाड़ियाँ खड़ी भी होती है तो आप देखोगे चंद्रभागा पुल के नीचे उस रगड़ के अंदर इतनी गंदगी में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, उस मरीज लोग उसमें बैठे रहते हैं, मरीज भी बैठते हैं, आम व्यक्ति भी बैठता है, इतनी बदबू वहाँ पर आती है। या तो आप नटराज के पास चले जाइए, ऐसी जगह पर गाड़ियों को रोका जाता है सवारी भरने के लिए जहाँ पर गाड़ी खड़ा करना मुश्किल है। एक स्टॉपेज, एक पार्किंग इस ऋषिकेश शहर में आज तक नहीं बन पाई। ये बहुत बड़ी समस्या। ग्रामीण क्षेत्र में कोई अस्पताल नाम की चीज़ नहीं। ऋषिकेश विधानसभा में लोगों को इस कोविड काल के दौरान पता चला कि रायवाला के अंदर कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। जब उनको वैक्सीन लगाने के लिए बताया गया कि रायवाला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ वैक्सीन लगेगी, तो लोगों ने बोला हमने तो कोई अस्पताल देखा ही नहीं, कहाँ पर। तो 20 वर्षों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह का होना चाहिए था, जिस तरह का एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर होना चाहिए था, अब तक के जो हमारे माननीय लोग रहे हैं, चाहे वो भाजपा से रहे चाहे कांग्रेस से रहे, बना नहीं पाए। आज भी भगवान न करे, मैं हरिपुर कला में रहता हूँ, आज हरिपुर कला की स्थिति ये होगी कि उसकी कनेक्टिविटी ही फ्लाईओवर बनने से कट चुकी है। आज मुझे अपने घर जाने के लिए पहले हरिद्वार जाना पड़ता है, तब मैं शांतिकुंज होके तब अपने हरिपुर कला में या मोतीचूर में घर पहुँच पाता हूँ। भगवान न करे अगर कोई बीमार हो जाए, हरिपुर, रायवाला, श्यामपुर, छिद्रवाला की जो हमारी 4 ग्राम सभाएँ, साहबनगर है, चकचोगी वाला है, तो वहाँ से मरीज को सोचना पड़ता है कि मैं देहरादून की तरफ जाऊँ, हरिद्वार की तरफ जाऊँ या ऋषिकेश आऊँ। वो ऋषिकेश आ तो जाता है, ऋषिकेश आता है सरकारी अस्पताल में, उसको बड़े अच्छे तरीके से एडमिट कर लिया जाता है इमरजेंसी में। उसके बाद एक इंजेक्शन लगाया जाता है, 2 गोलियाँ खिलाई जाती है और तीमारदार को बुला के बोलते हैं देखो जी स्थिति तो ठीक नहीं है, आप इनको या तो जोलीघाट ले जा लीजिए, एम्स ले जा लीजिए या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा लीजिए। मतलब वो रेफर सेंटर एकमात्र हमारा सफ़ेद हाथी ऋषिकेश में है।
एम्स में मैंने आपको पहले ही बोला कि मरीज को भर्ती तो आप करवा लेंगे जैसे तैसे करके, लेकिन बेड नहीं दिलवा सकते। ये बड़ी समस्या वहाँ पर चुनौती बनी हुई है। वैसे ही इस क्षेत्र में बहुत सारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ पर कोई खेल स्टेडियम नहीं। या तो उनको डोईवाला की तरफ जाना पड़ता है या फिर बगल में हमारे मुनि कीर्ति पूर्णानंद के ग्राउंड में जाना पड़ता है। ऋषिकेश विधानसभा में एक खेल स्टेडियम तक नहीं है इस 20 वर्षों में। अब हर बार चुनाव आएगा, चुनाव के मैनिफेस्टो में आपको हमारे माननीय विधायक जी के या जो अन्य प्रत्याशियों के उनके सब चीज़ें दिखाई देंगी लिखी हुई कि हम ऋषिकेश में नया डिग्री कॉलेज बनाएंगे। एकमात्र ऋषिकेश के अंदर करीब 28 इंटर कॉलेजों के ऊपर एक विद्यालय महाविद्यालय जो ऋषिकेश का है, जो ऑटोनोमस एक ग्रेड कॉलेज हुआ करता था, आज उसको स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कुछ हमारे प्राचार्यों की मेहनत से कहूँगा एक कैंपस में बदल दिया गया, श्रीदेव सुमन के कैंपस में बदल दिया गया, जहाँ स्थिति और भी दयनीय हो चुकी है। पूरे उत्तराखंड में हमारे पास सबसे अच्छा एक ग्रेड का कॉलेज था, ऑटोनोमस कॉलेज था, जो आज नहीं रहा। आप नया डिग्री कॉलेज छोड़िए, आपने बने बनाए अच्छे कॉलेज को ही खत्म कर दिया। महिला डिग्री कॉलेज की घोषणा हमारे बहुत पहले पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी ने की थी, जो कि अभी केंद्रीय मंत्री भी रहे, वो आज तक पता नहीं कहाँ हो गायब हो गई। उसके अलावा क्योंकि देखिए आज की डेट में सरकार की तरफ वैकेंसी तो निकाल रही है सरकार, लेकिन ऐसे हमारे पास कोचिंग संस्थान नहीं है जिनमें कि वो गरीब पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं उनको कोचिंग निःशुल्क कराई जा सके। लेकिन निजी कोचिंग सेंटर इसी केस में बहुत हैं, बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन हर माँ बाप तो अपने बच्चे को वहाँ नहीं भेज सकता ना। तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि उन बच्चों को कोचिंग की सुविधा मिल सके। जैसे दिल्ली सरकार के अंदर कोचिंग की सुविधा है, 12वीं क्लास के बाद 10 लाख रुपये तक का लोन है, तो ऐसी कोई योजना यहाँ पर नहीं है। प्रतिभावान छात्र छात्राओं को जो है देहरादून की तरफ भागना पड़ता है, चाहे वो कोचिंग की बात मैंने आपको बताई, चाहे अभी मैंने डिग्री कॉलेज की बात की। हरिपुर कला हमारा जो क्षेत्र है वहाँ पर एकमात्र 40,000 की आबादी में एक इंटर कॉलेज है, जिस इंटर कॉलेज के अंदर हिंदी सब्जेक्ट नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे 11वीं 12वीं में वहाँ हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, वहाँ 3 सब्जेक्ट मात्र हैं, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और अंग्रेजी। संस्कृत और हिंदी वहाँ सब्जेक्ट में ही। जितने यहाँ पर हमारे विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज है, यहाँ पर प्रिंसिपल की नियुक्ति नहीं हो पा रही। आधे से ज़्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल के पद रिक्त चल रहे हैं, हाई स्कूलों में प्रिंसिपल के पद रिक्त चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी शिक्षा है, क्योंकि यहाँ ना तो कोई शिक्षा की नीति है, ना यहाँ स्वास्थ्य को लेकर कोई नीति है, ना यहाँ पर कोई खेल को लेकर नीति है। एक चीज़ और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि अब इस बार मैं जनता से विशेष तौर पर अनुरोध भी करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सड़क, स्ट्रीट लाइट, हैंडपम्प, शादी, क्रियाक्रम, मुंडन, इनसे थोड़ा बाहर निकल के अब आपको जो जनप्रतिनिधि चुनना है उस जनप्रतिनिधि को कृषि बागवानी की जानकारी हो, उस प्रतिनिधि को पर्यटन की जानकारी हो, प्रतिनिधि को आपके जिसको आप वोट डालने वाले हैं शिक्षा की जानकारी हो, स्वास्थ्य की जानकारी हो, व्यापार की जानकारी हो, रोजगार की जानकारी हो, उद्योग की जानकारी हो, सेवा की जानकारी हो। ये जो हमारे अधिकार हैं उनकी जानकारी उसको हो। ऐसे व्यक्ति को आपको चुनने की आवश्यकता है, क्योंकि आप अभी तक सड़क, शादी, मुंडन तक ही सीमित रह चुके हैं। तो थोड़ा सा इससे बाहर निकलना होगा और उसके लिए बहुत ज़रूरी जनता के जागरूक होना। तो मैं समझता हूँ कि जनता अब जागरूक हो चुकी कि इस 2 साल के कोविड पीरियड में जो लोगों ने झेला है, जिस तरह से शिक्षा के लचर प्लान लाने की बात करें या स्वास्थ्य की बदहाल स्थिति की बात करें, चाहे बेरोजगार होने की जो दशा की बात करें, अब लोगों को मैं समझता हूँ समझ में आने लगा है। और अब जो 2022 का जो चुनाव होगा, मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर अब जनता उस व्यक्ति को चुने जिसको मैंने पहले भी कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, पशुपालन, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, सेवा की जानकारी। ऐसे व्यक्ति को आपको अब चुनने की आवश्यकता है। नेगी जी, उत्तराखंड के जो ऋषिकेश है उसको देवभूमि ऋषिकेश भी कहा जाता है, फिर उसका नाम योगनगरी भी रख दिया गया। अब आप इसको आम आदमी पार्टी के एक बोर्ड में मैंने देखा इसको बनाएंगे आध्यात्मिक राजधानी, तो योगनगरी से क्या फायदा हुआ या नहीं हुआ, तो आध्यात्मिक राजधानी बनाने से क्या फायदा हुआ? देखिए, उत्तराखंड को अभी जो है पूरे भारत के ही नहीं अपितु विश्व भर के हिंदुओं की राजधानी बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार अभियान चला रही है। क्योंकि अभी हमारी एक बड़ी घोषणा हुई थी, इसमें जो हमारे मुखिया हैं दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारे पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने कहा था कि हम उत्तराखंड को जो है पूरी दुनिया के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहते हैं। ऐसे ही मेरा भी एक मानना है कि उत्तराखंड के अंदर भी हम ऋषिकेश को
आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड की बनाएं। वो इसलिए बनाएं क्योंकि अभी तक अगर मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड 3 नामों, सॉरी देहरादून जो है, ऋषिकेश जो है 3 नामों के लिए जाना जाता है। ऋषिकेश खास तौर पर, जिसकी पहला नाम है तीर्थ नगरी ऋषिकेश, दूसरा और प्राचीन नाम है देव नगरी ऋषिकेश, और तीसरा इसका जो आजकल प्रचलित नाम है वो है योग नगरी ऋषिकेश। जब हम बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि देव नगरी यानी संस्कृत की नगरी ऋषिकेश के, हरिद्वार ऋषिकेश में करीब 14 महाविद्यालय हैं संस्कृत के। ऋषिकेश के अंदर भी आपके हर 1-2 किलोमीटर के अंदर एक संस्कृत का महाविद्यालय है। लेकिन अगर आप उस विद्यालयों की दशा देखें, उनकी दिशा देखें, तो बहुत ही जो है उनकी दयनीय स्थिति है। उनके आप छात्रावास में चले जाइए, शिक्षकों के मानदेय की आप बात करिए, या वहाँ से निकलने वाले जो आज की डेट में शास्त्री और आचार्य हैं, वो अपने उस प्रोफेशन को ना करने के बजाय शास्त्री के बाद या आचार्य के बाद एमए योगा की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि इस फील्ड में हमारा जो है स्कोप कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो कि संस्कृत हमारे इस राज्य की द्वितीय भाषा भी है, फिर भी संस्कृत की स्थिति दयनीय बनी हुई है। वही बात अगर हम आपसे करें तीर्थ नगरी ऋषिकेश की, तो जितना भी यात्री ऋषिकेश आता है, हम इतना जाम झेलते हैं हर शनिवार इतवार को, क्योंकि ऋषिकेश के नाम पे लोग यहाँ पर राफ्टिंग करने आते हैं, कैंपिंग करने आते हैं, बंजी करने आते हैं, जंपिंग करने आते हैं, ट्रैकिंग करने आते हैं, लेकिन वो ऋषिकेश में रुकते नहीं। वो ऋषिकेश के नाम से आते हैं, लेकिन बाईपास होते हुए गोमानीवाला से सीधे भद्रकाली होते हुए सीधे चले जाते हैं कौड़ियाला, ब्यासी, शिवपुरी, घट्टकुआर या रतापानी। वो पौड़ी और टिहरी में जाकर रुकते हैं, या तो तपोवन जाके रुकते हैं, या फिर आपका रामझूला, लक्ष्मण झूला जाके रुकते हैं। आते वो ऋषिकेश के नाम पे, क्योंकि तीर्थनगरी ऋषिकेश। लेकिन ऋषिकेश के जो व्यवसायी हैं, यहाँ के जो होटल व्यवसायी हैं, या यहाँ पर जो तीर्थ स्थल है, उनके आसपास के लोगों को उसको कोई लाभ नहीं मिल पाता। तीसरा जो मैंने बात कही, योग नगरी ऋषिकेश, बहुत प्रचलित नाम योग नगरी ऋषिकेश है। आज कैपिटल ऑफ योगा ऋषिकेश को कहा जाता है। योगा से भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरे अंडर में सबसे ज़्यादा योगा सेंटर पौड़ी में है। स्थिति क्या है कि ऋषिकेश का जो महाविद्यालय है एकमात्र, जो कभी ऑटोनॉमस हुआ करता था, अब आज एक उसने जो है बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में, जो कैंपस के रूप में, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के रूप में जो है आज स्थापित हो रहा है यहाँ पे। वहाँ पर शुरुआत से ही एमए योगा तो है, एमए डिप्लोमा भी है योगा का, सर्टिफिकेट भी है, लेकिन बीए योगा तक नहीं। दूसरा, जितने भी लोग यहाँ पर योगा सीखने आते हैं और ऋषिकेश के नाम पे आते हैं, लेकिन जाते हैं रामझूला, लक्ष्मण झूला, तपोवन। जितने भी फॉरनर्स आते हैं, जो विदेशी साधक आते हैं योग सीखने के लिए, वो तो वहाँ जाके रुकते हैं, वो तो ऋषिकेश में आते ही नहीं, आते ऋषिकेश के नाम पर ही। तीसरा, योग फेस्टिवल होता है, क्योंकि ऋषिकेश योग की राजधानी है, लेकिन योग फेस्टिवल होता है कहाँ? टिहरी और पौड़ी में। मुनि की रहती है और परमानी के में, ऋषिकेश में तो होता ही है। तो ये जो 3 नाम ऋषिकेश के हैं, ये नाम तो हैं बड़े, योग नगरी, देव नगरी और तीर्थ नगरी, लेकिन ये यहाँ पर चरितार्थ नहीं हो पा रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हमने जो बात कही है आध्यात्मिक राजधानी की, उसमें हम तक जब तक, क्योंकि देखिए ऋषिकेश हो चाहे उत्तराखंड हो, या पर्यटन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे जब पर्यटक आएगा तभी हमारी आमदनी होगी। तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बहुत जरूरी है कि ऋषिकेश क्षेत्र के अंदर जितने भी हमारे मंदिर हैं, चाहे वो सिद्धपीठ हैं, चाहे वो हमारे ग्राम देवता के मंदिर हैं, या हमारे इष्ट देवी देवता के मंदिर हैं, उन मंदिरों को किस प्रकार से उनकी मार्केटिंग हो, उनको प्रचलित प्रसार किया जाए कि लोग वहाँ तक पहुँचे। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे ठीक इसी केस में वीरभद्र भगवान का मंदिर, वीरभद्र जो महादेव हैं और नीलकंठ महादेव, दोनों की एक ही सेम मान्यता है। लेकिन नीलकंठ के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा चलती है, साल भर लोग नीलकंठ जाने के लिए लालायित रहते हैं, भयंकर भीड़ मची रहती है। लेकिन वीरभद्र का हमारा एक टाइम पर, एक जब शिवरात्रि का मेला आता है उस दौरान ही भीड़ होती है, बाकी आमतौर पर लोग वहाँ पर कम जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुई? ऋषिकेश वीरभद्र की मान्यता भी तो नीलकंठ की बराबर ही है। यहाँ पर सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, चंद्रेश्वर महादेव का मंदिर है, बहुत बड़े बड़े सिद्धपीठ हैं। बावजूद इसके यहाँ पर जो है हम लोकल ही हमारे लोग जाते हैं, बाहर से हमारे पर्यटक यहाँ पर नहीं आ पाते। आपके पास रायवाला के अंदर बसंती देवी का मंदिर है, हुसारी देवी का मंदिर है। जिस गांव में मैं रहता हूँ हरिपुर कला गांव में एक बहुत बड़ा विशाल और इस उत्तराखंड राज्य का सबसे महंगा बना हुआ मंदिर है, अद्भुत मंदिर है, जिसके बारे में ऋषिकेश के लोगों को जानकारी नहीं है। रायवाला के अंदर सत्यनारायण भगवान का मंदिर, आज मैं वहीं पर गया हुआ था, क्योंकि वो भगवान बद्री विशाल की यात्रा का पहला चरण है, बद्रीनाथ यात्रा का।
जिनकी शादियाँ कहीं पर नहीं हो पाती वो लोग वहाँ पे आके शादी करते हैं। आज भी जब मैं वहाँ गया तो 2 लोगों का विवाह हो रहे थे। तो ऐसे अच्छे सिद्धपीठ तीर्थ स्थल हमारे पास है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अगर आप स्थिति देखें, जीर्ण स्थिति में वो है, या उनका प्रचार प्रसार सही तरीके से नहीं हो पाने के कारण पर्यटक वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे। और जब पर्यटक नहीं पहुँचेंगे तो हमें रोजगार कैसे मिले? तो जो मैंने आपको बात कही आध्यात्मिक राजधानी वाली, मैं अभी इस पर एक यात्रा भी शुरू करने जा रहा हूँ। ऋषिकेश में मैं जन समर्थन यात्रा चला रहा हूँ, जिसमें मैं हर एक छोटे मंदिर से, जो बिल्कुल गांव के अंदर के मंदिर से लेके हर एक उस मंदिर तक उस यात्रा को लेके जाऊंगा पूरी अपनी टीम के साथ, और उसको बाकायदा पूरा सोशल मीडिया पे हम लोग लाइव करेंगे। उसको हम अपनी पोस्ट करेंगे, पार्टी के पेज पे भी लोगों को दर्शाएं, और लोग देश दुनिया में जाने कि भाई ऋषिकेश में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मंदिर हैं, कहाँ पे हम दर्शन के लिए माता रानी के, भगवान भोलेनाथ के जा सकते हैं। तो ये छोटा सा प्रयास जो है आध्यात्मिक राजधानी की भूमिका को लेकर ऋषिकेश के अंदर मैंने प्रारंभ करने जा रहा हूँ। देखिए जी, हर बार एक मुद्दा रहता है चुनाव से पहले कि पलायन रोको और रोजगार दो, और ये चुनाव के बाद गायब हो जाता है। तो जब आपकी सरकार आएगी तो इसको लेके क्या व्यवस्था है कि आप इसको किस तरीके से दूर करेंगे? देखिए, पलायन 2 प्रकार का होता है। एक पलायन जो कि विकास के लिए होता है, एक अच्छाई के लिए होता है। तो उस पलायन को मैं बुरा नहीं मानता। अगर विकास के लिए पलायन हो रहा है तो वो पलायन कोई बुरा नहीं है, लेकिन अगर मजबूरी में पलायन हो रहा है तो वो बहुत दुखद है। तो वही स्थिति इस बार उत्तराखंड की बनी हुई है, क्योंकि जो बुनियादी हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं जब हमें नहीं मिल रही हैं, उसके लिए हमें पलायन करना पड़ रहा है मजबूरी बस। तो पलायन कहीं ना कहीं खलता है। और अभी जो पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र जी, उनके कार्यकाल में इसी सरकार में पलायन आयोग का गठन भी हुआ। उसके उपाध्यक्ष श्री नेगी जी थे। हमने उनसे कई बार की मीटिंग भी करी देहरादून जाकर, और उनसे बात की कि भाई किस तरह से जो है, क्योंकि मैंने जब आपको बताया कि प्रवासी उत्तराखंडियों के संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारी पूरी टीम आती थी बाहर से, दिल्ली से लोग हमारे आते थे, हमारे पंजाब लुधियाना से टीम आती थी। उनसे मुलाकात की कि भाई हम किस प्रकार से यहाँ पर जो है स्किल डेवलपमेंट को लेकर या बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से, या क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मदद दे सकें उत्तराखंड में पलायन को रोकने के लिए। क्योंकि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर समिट भी हुई थी जिसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया गया कि भाई बाहर से उद्योगियों को यहाँ बुलाया जाएगा और उत्तराखंड के अंदर फैक्ट्रियाँ स्थापित की जाएंगी। वो सब दिखावा मात्र रह गया, वो सब का सब गायब हो गया। हाल ही में भी हमारे जो नए नियुक्त मुख्यमंत्री, उन्होंने भी घोषणा की कि 25,000 लोगों को हम उद्योग में नौकरी देंगे। तो देखिए, घोषणाएं चुनाव आता है, जाहिर सी बात है कि होती ही होती है, और चुनाव के बाद वो मुद्दे ज़मीन से गायब भी हो जाते हैं। मेरा इस बार जो जनता है उनसे भी अनुरोध रहेगा कि जो आपके जो भी इन जनप्रतिनिधियों का आपने चुना है, जब वो आपके पास वोट मांगने आते हैं तो केवल और केवल आप भावनाओं में बहकर उनको वोट न डालें, क्योंकि काम के ऊपर वोट देना भी शुरू करें। आप केवल भावनाओं में रहकर उनको वोट डाल देते हैं, भावनाओं के कारण आप उनसे सवाल नहीं पूछ पाते। तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ बनी हुई है, जिसको इस बार में सोचता हूँ कि जनता, क्योंकि अब कोरोना की मार झेल रही है, इसमें कोविड के कारण 2 साल से जो है जो निम्न और मध्यम वर्गीय लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ को समझने भी लगे, क्योंकि महंगाई आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। आज खाने वाले जो है तेल से लेकर, जो हम खाने का जो तेल यूज करते हैं, पेट्रोल और डीजल तक की कीमत दोनों ही 200 पार जा चुकी है। कोई 100 पार कर गया तो कोई 200 पार कर गया। तो अब लोग इस चीज़ को धीरे धीरे समझ रहे हैं कि भाई पलायन के नाम पे, रोजगार के नाम पे हमें कितना ज़्यादा ठगा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो हमारी जो इस वक्त जो जनता है वो समझ चुकी है, और अब ज़्यादा वो ठगेगी नहीं, क्योंकि बहुत अपने को ठगा महसूस कर चुकी है। नेगी जी, पिछली जितनी भी सरकारें हम देखें, हर सरकार में 2 या 3 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि आम आदमी पार्टी एक स्थिर मुख्यमंत्री देगी जो पूरे उत्तराखंड का भला करेगी? देखिए, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमने चुनाव से ठीक 6 महीने पहले ही आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। जबकि अभी जो 2 राजनीतिक हमारे सामने दल हैं, बड़े या क्षेत्रीय दल भी हैं, उन्होंने अभी तक अपना मुख्यमंत्री का चेहरा ही घोषित नहीं किया। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमने 6 महीने पहले, चुनाव से पहले बता दें कि भाई हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जो हैं, चेहरा जो है कर्नल अजय कोठियाल जी हैं, जिन्होंने पिछले कई सालों तक अभी यूथ फाउंडेशन के माध्यम से उत्तराखंड के 10,000 से अधिक बच्चों को रोजगार देने का काम किया। ऐसे योग्य मुख्यमंत्री को हम लेकर आए हैं जिन्होंने केदारनाथ की जो त्रासदी थी, आपदा थी, उसके पुनर्निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
तो एक ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे पास है जो आपदा के समय खड़ा होकर पुनर्निर्माण कर सकता है, तो वो उत्तराखंड का भी नवनिर्माण कर सकता है। तो हम एक अस्थायी मुख्यमंत्री ऑलरेडी पहले पेश कर चुके हैं जनता के सामने, और उसके लिए हमने जनता से राय शुमारी भी की। आज तक कभी किसी राजनीतिक दल ने कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा इसके लिए कभी राय शुमारी नहीं की। हमारे यहाँ कर्नल कोठियाल जी को जब सीएम प्रोजेक्ट किया गया तो उससे पहले पूरा उत्तराखंड के अंदर सोशल मीडिया पर भी और फ्लैक्स बैनर के माध्यम से भी लोगों से सुझाव मांगे गए कि क्या कर्नल अजय कोठियाल जी को उत्तराखंड का सीएम होना चाहिए। तो जब 70, 80, 90% लोगों ने हामी भरी, बिल्कुल कर्नल अजय कोठियाल जी उपयुक्त चेहरा है आम आदमी पार्टी के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, तब जाकर जो हमारे मुखिया केजरीवाल जी ने घोषणा करी कि कर्नल कोठियाल ही आम आदमी पार्टी के सन 2022 में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार रहेंगे। अभी आपने कहा कि कर्नल कोठियाल जी ने 10,000 लोगों को रोजगार दिया, मगर जो धामी सरकार है उसने तो अब कहता बहुत सारी वैकेंसियां निकाल रखी हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? लोग फॉर्म भर रहे हैं और कहता लगातार वो भी रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास उनका अगर आज से 4 साल पहले किया होता तो निश्चित तौर पर जो आज हमारे युवा हैं जिन्होंने जो ओवर एज हो गए, जिनकी 40 साल उम्र निकल गई, अगर यही वैकेंसी सन 17, 18, 19, 20 में निकाली गई होती तो जो आज 40 साल पूरे हो चुके हैं वो भी आज नौकरी में होते। आपने अब चुनाव के आखिरी 6 महीने में नौकरी निकाली, 22,000 से अधिक पद इस प्रदेश के अंदर रिक्त चल रहे थे। खुद जो है संघ लोक सेवा आयोग ने बोला कि हम 5,500-6 हज़ार से ज़्यादा पदों में नियुक्ति नहीं कर सकते क्योंकि समय नहीं, इतनी सारी वैकेंसी निकालने के लिए उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ ये जो वैकेंसियाँ निकल रही हैं बम्पर, ये वैकेंसियाँ सरकार अपने लिए अर्निंग पैसा इकट्ठा करने का साधन जुटा रही है। चुनाव के लिए फंडिंग भी चाहिए होती है क्योंकि इतनी सारी वैकेंसियाँ तो निकाल दी, भरी कब जाएंगी? क्योंकि परीक्षाएं तो समय पर हो नहीं पा रही। हर परीक्षा पर तो यहाँ की कोर्ट की रोक लग जाती है, हाई कोर्ट की, पुराने आप मामले देख लीजिए। ऊपर से हमारे माननीय अध्यक्ष जी की बात करें, ऋषिकेश विधानसभा के जो विधायक हैं, या फिर देहरादून के जो मेयर है गामा जी की बात करें, उन्होंने तो बैकडोर से अपने बच्चों को नौकरी देने का काम किया। तो यहाँ पर जो नौकरी मिलनी चाहिए थी, जो रोजगार मिलना चाहिए, वो तो नेताओं के रिश्तेदार को मिल रहा है। अभी हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी, उन्होंने अपने पीआरओ को नौकरी दे दी। उसके अलावा संघ के कई नेताओं के, मंत्रियों के जो है रिश्तेदारों को नौकरी दी जा रही है। तो आम जो बच्चा है जो रोजगार के लिए बैठा हुआ था आशा लगा के, वो तो चला जा रहा है, उसको रोजगार मिल ही कर रहा है। अब आपने एक साथ सारी वैकेंसियाँ निकाल दी हैं, जो लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहा था उसको समूह ग के भी एग्जाम देने थे, ख के भी एग्जाम देने थे, तो सारे एग्जाम एक साथ कैसे देगा? क्योंकि अगर वो वहाँ नहीं निकले तो कहीं तो निकले। तो अब आप सारे एग्जाम एक साथ कर दोगे तो बच्चा कैसे नौकरी पाएगा? तो ये तो सरासर जो है, ये तो चुनावी जुमले की तरह जो है बच्चों के साथ, युवाओं के साथ जो है छलावा सरकार कर रही है, जो कि बहुत ही मैं समझता हूँ दर्दनीय है। अभी कुछ सुनने में आ रहा था कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में अन्ना हजारे जी का आंदोलन को कैप्चर किया और उसके बाद अब अन्ना हजारे जी का पता नहीं, सिर्फ इसी तरीके से कर्नल कोठियाल जी को इस्तेमाल करने के लिए सामने लाया गया। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी उसके बाद कर्नल कोठियाल जी को भी साफ करके किसी और को खड़ा कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सरासर जो है र्यूमर है, अफवाह है। देखिए, दिल्ली में अन्ना जी का जो आंदोलन था उसमें केवल अरविंद केजरीवाल जी शामिल नहीं थे, उसमें किरण बेदी जी भी थी, उसमें कुमार विश्वास जी भी थे, उसमें स्वामी जी थे, एक मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, और जनरल वीके सिंह जी थे। बहुत बड़े बड़े चेहरे थे, इनमें से आधे चेहरे तो भाजपा के अंदर है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए, जब आंदोलन की बात रही तो उन्होंने कहा कि भाई लोकपाल एक मुद्दा था उस आंदोलन का, जिसके अंदर दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद, तो एक निर्णय लिया गया कि भाई राजनीति में उतरना ही पड़ेगा। तो उसके बाद जो तमाम मुद्दे थे जिनके लिए लोकपाल की डिमांड की जा रही थी, उसमें से आप बताइए, दिल्ली के अंदर शिक्षा, आज मॉडर्न स्कूल, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं के लिए बसें फ्री, सीसीटीवी कैमरे हर जगह लग चुके हैं, बच्चों के लिए पार्क की बात करें, स्कूलों में स्विमिंग पूल की बात करें, हर विधवा और विकलांग को 2,500 रुपये पेंशन, विधवा महिला की बेटी की शादी के लिए 30,000 रुपये, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है दिल्ली के अंदर, एक नंबर है 1076, आप उस पर कॉल करिए। चाहे आपको आधार कार्ड बनाना, राशन कार्ड बनाना, पैन कार्ड बनाना, कोई भी आपको कार्ड बनाना, आपके अधिकारी कर्मचारी आपके घर पे आते हैं। और उसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली में सब्सिडी दी जा रही है, पानी में 20,000 लीटर पानी मुफ्त दिया जा रहा है।
तो वो जो बुनियादी सुविधाएं थी जिसके लिए हम एक लड़ाई लड़ रहे थे, वो तो दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार बनाई तो उनको दिया है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी कर्नल कोठियाल जी के रूप में एक चेहरा, क्योंकि एक सशक्त उम्मीदवार आज उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को मिल चुका है और जिन्होंने हम पहले कह रहे काम किया हुआ है, उनके पास एक अनुभव है, उस काम को सरकारी तौर पर और बेहतर कैसे किया जा सके उसके लिए कर्नल कोठियाल जी को चुना गया है। क्योंकि उनकी जैसी छवि मैं समझता हूँ आज किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं के पास नहीं है। एक सैन्य पृष्ठभूमि से वो आते हैं, ये उत्तराखंड की जो भूमि है सैनिकों की भूमि रही है और यहाँ पर जो है सैनिक कहा भी जाता है कि यहाँ की पानी और जवानी हमेशा जो है देश के काम आई। अभी सुनने में आया है कि जैसे कर्नल कोठियाल जी आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो बीजेपी भी जितने भी अपने विधायक इस बार चुनाव में उतारेगी वो सारे के सारे आर्मी से रिटायर्ड होंगे या उनके फैमिली ऐसे लोगों को देगी टिकट जिनका फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से होगा। तो बीजेपी क्या कर्नल कोठियाल जी से डर गई है या ये इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी बौखला रखी है कर्नल कोठियाल जी के जब से हम आम आदमी पार्टी में आए हैं और उसकी बान की देखने को भी मिल रही है। पहले सीएम का चेहरा चेंज किया गया, तीरथ जी को हटा के सिद्ध हामिद जी को लाया गया। उसके बाद हाल ही में उन्होंने राज्यपाल भी अब सेना पृष्ठभूमि से लेकर आए हैं। उसके अलावा लगातार अगर आप आज हमारी आध्यात्मिक राजधानी की घोषणा को देखें तो बीजेपी भी लगातार अब घोषणाएं कर रही है। जो हमारे यहाँ पे सेमू खेमकुल जो हमारा मंदिर है, हेम नागराजा का, नीम करौली कैची धाम का मंदिर है, इनको अब 5वां 6वां धाम घोषित किए जाने की जो बातें की जा रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए ये कर्नल कोठियाल जी के आने के बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिली। इससे पहले क्यों नहीं बात करती थी। और देखिए जहाँ तक सैन्य परिवार की बात है, मैं खुद एक सैनिक परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैंने आपको बताया भी कि मेरे खुद दोनों बड़े भाई आर्मी से हैं। मैं भी एयरफोर्स में सन 2000 में करीब भर्ती हो गया था, लेकिन क्योंकि दो भाई मेरे ऑलरेडी पहले से फोर्स में थे तो इसका घर वालों ने कहा कि भाई एक तो भाई घर में रहे, वरना मैं भी हो सकता फोर्स में रहता। क्योंकि ये जो उत्तराखंड की भूमि है देवभूमि है, यहाँ पर हर 5वें 6वें घर से एक सैनिक है और जब भी देश में कोई भी युद्ध होता है तो इस उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान उस युद्ध में देखने को मिलता है। राइफलमैन जसवंत सिंह से लेकर तमाम बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ पर हैं। क्योंकि ये जो सैन्य भूमि है हमेशा से ही उत्तराखंड की जो सैन्य भूमि है, चाहे गढ़वाल की, चाहे कुमाऊँ की, चाहे जौनसार की, यहाँ की जो हमारे सैनिक है वो देश सेवा में हमेशा काम आए। तो इसलिए यहाँ पर सेना के प्रति लोगों का एक बहुत आदर है, सम्मान है। और उसी को देखते हुए क्योंकि कर्नल अजय कोठियाल की भी एक बहुत अच्छी इमेज रही है, इमेज है, शौर्य चक्र की बात करें, कीर्ति चक्र की बात करें, उन्होंने तमाम जो है चक्र हासिल किए हैं, सेना में बड़े बड़े मेडल उन्होंने हासिल किए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का जो है जब कोई वो राजनीति में उतरता है तो एक खौफ तो बनता ही है अपोजिशन वालों में, वो खौफ देखने को मिल रहा है। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ डॉक्टर राजे नेगी जी, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत वीरेंद्र जी कि आपके चैनल के माध्यम से आज मुझे अपनी बातें जनता के सामने रखने का मौका मिल रहा है। मैं उत्तराखंड उदय की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।